मैन्युस्क्रिप्ट है तो रिसर्चर रिव्यूअर जो है वो आपको कह देते हैं कि अच्छा आपने ये वाली चीज नहीं मेंशन की हुई अपने टॉपिक से रिलेटेड, तो तब भी आपके जो एक्सेल शीट आपने बनाई होती है, रॉ डाटा कलेक्ट किया होता है जितना भी अवेलेबल होता है स्टडीज के अंदर, तो आपको हेल्प मिल जाती है। आप वहीं से चीजें पिक करके आराम से अपने टेबल 1 में एंटर कर देते हो, दोबारा से आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती उन सारी चीजों को ढूंढने के लिए। ठीक है, तो इस वजह से एक्सेल शीट पहले से आपने अच्छे से बना लेंगे, जितना भी रॉ डाटा बेसलाइन कैरेक्टरिस्टिक से एसोसिएटेड अवेलेबल है आपकी इंडिविजुअल स्टडीज में, वो आपने एक्सेल शीट में एंटर करके रखना है अपने पास, और ये सेव करके रखना है अपना डेटा अपने। अच्छा जी, और डेटा कहाँ पे आपने देखना है? हर जगह। आपने टेक्स्ट में जो डेटा आपने आर्टिकल्स पढ़ने हैं, टेक्स्ट में जितना भी डेटा अवेलेबल है वो ले लेना है, फिर टेबल्स जो आपके आर्टिकल्स में दिए हैं वो ले लेने हैं, फिगर्स देखनी है, फिगर से भी डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, और फिर वहां से भी नहीं, वहां से हो गया तो उसके बाद अगर सप्लीमेंट्री मटेरियल दिया हुआ है उसमें कोई डेटा अवेलेबल है तो वो भी आपने कलेक्ट कर लेना है और अपने एक्सेल शीट में मेंशन करना है। ठीक है जी, और फिर ये भी काम 2 लोगों ने करना है। ठीक है, पहले एक ऑथर ने तो ये सारा डेटा एक्सट्रैक्ट करके टेबल 1 बना दिया, लेकिन सेकंड ऑथर ने वो सारा डेटा जो एंट्री किया है टेबल 1 के लिए वो वेरीफाई करना है कि ये सारी वैल्यूज ठीक लिखी हुई है, हर स्टडी की सब कुछ ठीक है ना। तो ये भी काम 2 ऑथर्स का। ठीक है, और फिर फाइनल टेबल 1 में आपने देखना है कि यूनिट्स आपने ठीक मेंशन किया और फॉर्मेट एक जैसा ही हो। अगर कोई चीज मंथ्स में मेंशन है तो सारे फिर कॉलम्स जो है वो मंथ्स में ही होने चाहिए, अगर ईयर्स में मेंशन है तो वो ईयर्स में होने चाहिए। इस बात का क्या मतलब? ये देखें, ये टेबल 1 में या फॉलोअप है तो ये मंथ्स में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सारे मंथ मेंशन किए हुए, लेकिन अगर ये ईयर्स में लिखा होता तो फिर सारी स्टडीज का आपने ईयर्स में ही मेंशन करना था, फॉलोअप आपने मंथ्स में नहीं मेंशन करना था। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे फीमेल का ये नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स भी लिखे हुए हैं और साथ में परसेंटेज भी लिखी है, तो आपकी मर्जी, आप नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स लिखना चाहते हैं यहाँ पे आप परसेंटेज भी साथ में लिखना चाहते हैं, दोनों लिखना चाहते हैं, एक चीज इन दोनों में से लिखना चाहते हैं, तो आपकी मर्जी आप कैसे अपने डेटा को जो है वो प्रेजेंट करना चाहते हैं। अच्छा जी, यहाँ तक, और आपका सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपका टेबल 1 प्यारा होना चाहिए, प्रेजेंटेबल होना चाहिए ताकि रिव्यूअर्स को पसंद आ जाए। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट पे चलती हूँ। अपेंडिक्स का समझ नहीं आया? अपेंडिक्स में सिर्फ ये है कि आपका जो भी बेसलाइन डेटा आपको चाहिए वो अपने अपने सप्लीमेंट्री मटेरियल, अपेंडिक्स जो है वो सप्लीमेंट्री मटेरियल को कहते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन दिया होता है, यहाँ पे स्टडीज ने वैसे मेंशन किया था, तो आप वहां भी जाके देख सकते हैं कि जो आपका रिक्वायर्ड डाटा है उसमें दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, आपने वहां से भी कलेक्ट कर लेना। और मैम ये जो वो है हमारे पास, ये जो टेबल 1 है, ये पूरी जो हमारी मेटा एनालिसिस है उसकी एक समरी है? समरी नहीं है आपके मेटा एनालिसिस की, बेसिकली जो आपने स्टडीज इंक्लूड किए ना अपने मेटा एनालिसिस में या सिस्टमैटिक रिव्यू में, उसके बेसलाइन कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब ये स्टैटिस्टिकल, एक तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस अलग है, ये बेसलाइन कैरेक्टरिस्टिक्स। हाँ, एक तरह से समरी भी कह सकते हैं, लेकिन समरी का वर्ड मैं यूज नहीं करना चाहूंगी क्योंकि सिर्फ बेसलाइन कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए कि अच्छा उसमें पार्टिसिपेंट्स कितने थे, एज क्या थी उनकी, फॉलोअप क्या था, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो थे उन स्टडीज के, जो स्टडीज आपने इंक्लूड किए अपने मेटा एनालिसिस में। तो मैम वो उन्हीं स्टडीज के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वही तो मतलब स्टडी का रिजल्ट नहीं डिफाइन करते हैं नहीं, अभी ऑटोमेटिकली? स्टडी का रिजल्ट जो है, रिजल्ट अभी हम आगे बात करने लगे कि रिजल्ट क्या है, ये रिजल्ट नहीं है, मेन काम ही रिजल्ट का, वो स्टेटिस्टिकल एनालिसिस में आएगा। ठीक है, अभी आगे वही डिस्कस करने लगे। अच्छा जी, फिर आते हैं जी आउटकम। ये पहला जो डेटा आपने एक्सट्रैक्ट करना है वो तो स्टडी कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड था। फिर नेक्स्ट डेटा आपने क्या एक्सट्रैक्ट करना है? आउटकम से रिलेटेड, जो आप असल में स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करना है उससे रिलेटेड डेटा। ठीक है, तो आपने इसमें सबसे पहले आपने किस चीज का डेटा एक्सट्रैक्ट करना है? आपने आउटकम अवेलेबिलिटी देखनी है सबसे पहले। अब इसका क्या मतलब है आउटकम अवेलेबिलिटी? अब ये एक एक्सेल शीट है मेरे पास, ठीक है, अब ये डिफरेंट, यहाँ पे पीकोड क्वेश्चन आपका मेंशन है और यहाँ पे डिफरेंट स्टडीज है। ठीक है, ये टैवी स्टडी, बट स्टडी, ओशन, जोकम, ठीक है, तो ये डिफरेंट स्टडीज है, इनका पीकोड क्वेश्चन आपने लिख लेना है। ये आपकी फाइनल स्टडीज जो आपने स्टडी स्क्रीनिंग के बाद सिलेक्ट की है अपने मेटा एनालिसिस में इंक्लूड करने के लिए, वो। ठीक है,
आउटकम अवेलेबिलिटी क्या है कि आपने हर स्टडी, पहले मैंने स्टडी पकड़ी ये वाली, ठीक है, एनविसाज वाली स्टडी मैंने पकड़ ली, ठीक है। अब मैंने देखना है कि इसमें इस स्टडी ने कौन कौन से आउटकम्स मेंशन किए, मैंने सारे यहाँ पे लिस्ट करते जाने आउटकम्स, और यहाँ पे मैं क्रॉस लगाते जाऊंगी कि अच्छा इस स्टडी में ये वाला आउटकम है, ठीक है। अब मैंने सारे इसके स्टडी के आउटकम्स देखेंगे कौन कौन से इसने आउटकम्स दिए हुए अपने रिजल्ट सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो मैंने ये सारे यहाँ पे मेंशन कर देने कि अच्छा इस स्टडी में ये सारे आउटकम्स अवेलेबल। फिर मैं नेक्स्ट स्टडी के ऊपर जाऊंगी और नेक्स्ट स्टडी में मैं उसको रीड करूंगी और उसके रिजल्ट सेक्शन में जाकर देखूंगी कि इसने कौन कौन से आउटकम्स मेंशन किए हुए। अब मैंने देखा है कि अच्छा इसने ये वाले सारे आउटकम्स तो नहीं दिए हुए, सिर्फ मेजर ब्लीडिंग का एक आउटकम है तो वो दिया था, मैंने इसको क्रॉस लगा लिया कि अच्छा इस स्टडी में सिर्फ एक ही आउटकम मेंशन है, एक ही रिजल्ट मेंशन किया हुआ है, वो मैं क्रॉस लगा लूंगी और यहाँ पे रख लूंगी। फिर मैं नेक्स्ट स्टडी पढ़ूंगी, इसी तरह उसमें भी देखूंगी कौन कौन से आउटकम्स मेंशन है, अगर कोई न्यू आउटकम होगा तो मैं इस लिस्ट में ऐड कर दूंगी, ठीक है, और उसके सामने क्रॉस लगा दूंगी, यानी कि इसमें प्रेजेंट है, नहीं तो मैं फिर नेक्स्ट स्टडी पे चले जाऊंगी। इसी तरह मैंने हर स्टडी की आउटकम अवेलेबिलिटी देखते जाना है कि हर स्टडी ने कौन कौन से आउटकम्स दिए हुए हैं और उसके सामने मैं क्रॉस लगाती जाऊंगी। फिर मैंने क्या करना है, जब मैं सारी स्टडीज को इस तरह देख लूंगी कि अच्छा कौन कौन से आउटकम्स दिए हुए हैं, उसके बाद मैं ऐसी स्टडीज को, ये जो ग्रीन में हाईलाइटेड है, ऐसी स्टडी को हाईलाइट कर दूंगी जिसने तीन स्टडीज में एटलीस्ट वो वाला आउटकम एटलीस्ट 3 स्टडीज ने दिया हो, ठीक है। ऐसे आउटकम को मैं हाईलाइट करूंगी जो आउटकम एटलीस्ट 3 स्टडीज में प्रेजेंट हो। अब ये देखें, ये वाला आउटकम सिर्फ इस कार्डियोवैस्कुलर डेथ जो सिर्फ इस स्टडी में प्रेजेंट है और किसी स्टडी ने ये वाला आउटकम नहीं दिया हुआ, ठीक है। इसी तरह ये जो इस्केमिक स्ट्रोक है, ये सिर्फ 2 स्टडीज ने दिया हुआ है और बाकी स्टडीज ने नहीं दिया, इस वजह से मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया। मैं सिर्फ वही आउटकम अपने मेटा एनालिसिस में एवेल्युएट कर सकती हूँ जो एटलीस्ट 3 स्टडीज ने दिया हो, इसी वजह से मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया, ठीक है। तो जो आउटकम अवेलेबिलिटी का जो डेटा एक्सट्रैक्ट करना है वो इस तरह एक्सट्रैक्ट करना है कि इंडिविजुअली आपने हर स्टडी को देखते जाना है कि कौन कौन से आउटकम्स दिए हुए हैं, और एंड में अपनी एक्सेल शीट आपकी तैयार हो जाएगी। उसके बाद आपने वो वाले आउटकम्स को हाईलाइट कर लेना है जो कि 3 या 3 से ज्यादा स्टडीज में दिए हुए हैं, क्योंकि यही आउटकम्स है जो कि आप अपने मेटा एनालिसिस में प्लॉट करोगे फाइनली, ठीक है। और आप कितने आउटकम्स जो है वो एनालाइज कर सकते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी मर्जी। आप अपने मेटा एनालिसिस में फाइनल जो पूल्ड आउटकम अपने एवेल्युएट करना है, आप सिर्फ एक ही करना चाहते हो या मल्टीपल आउटकम्स करना चाहते हो, वो आपके एक तो आउटकम अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है और दूसरा आपके अपने डिसीजन पे। हो सकता है कि ये 10 के 10 आउटकम्स ही हर स्टडी ने दिए, तो इसका मतलब है आप फिर 10 फॉरेस्ट प्लॉट बनाओगे, यानी कि एक आउटकम के लिए आपने एक फॉरेस्ट प्लॉट बनाना होता है, ठीक है। जो मैंने आपको शुरू में कल दिखाया था एक फॉरेस्ट प्लॉट, तो फॉरेस्ट प्लॉट एक फॉरेस्ट प्लॉट जो होता है वो एक ही आउटकम का होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर आपके पास 10 आउटकम अवेलेबल हैं तो आप 10 फॉरेस्ट प्लॉट बनाना चाहते हो, तो ये आपके अपने डिसीजन, ठीक है। आप एक आउटकम इवैल्यूएट करना चाहते हो अपने मेटा एनालिसिस में, या अपने मेटा एनालिसिस को ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बनाना चाहते हो और मल्टीपल आउटकम्स के फॉरेस्ट प्लॉट बना के प्रेजेंट करना चाहते हो, ठीक है। तो और फिर आउटकम आपने कहाँ देखने, आउटकम भी आपने टेक्स्ट पढ़ना है, रिजल्ट सेक्शन में जाकर देखना है कि कौन कौन से आउटकम्स दिए हैं। फिर टेबल जो है आपके आर्टिकल्स के अंदर वहां जाके देखना है, फिगर्स में देखना है, और फिर सप्लीमेंट्री मटेरियल या अपेंडिक्स जो दिया होगा आपके आर्टिकल्स का, वहां पे जाके देखना है कि आपका जो रिक्वायर्ड आउटकम है वहां पे दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, वो भी आपने देख लेना है। और फिर अपनी एक्सेल शीट में मार्क कर लेना है कि अच्छा ये आउटकम यहाँ पे दिया हुआ था, और आपने उसको पता लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे अच्छा ये तो उसने डेफिनेशन लिखी है, लेकिन हम यहाँ पे छोटा सा नोट भी साथ में डाल सकते हो कि ये वाला आउटकम अगर दिया है तो ये कहाँ पे दिया हुआ, ये टेक्स्ट में ही दिया हुआ था या फिर सप्लीमेंट्री मटेरियल में दिया हुआ था, ताकि जैसे यहाँ पे मेंशन किया फिगर 4 में ये वाला आउटकम अवेलेबल है। तो बाद में जब आप इसको डेटा को प्लॉट करोगे फॉरेस्ट प्लॉट के अंदर, रेफमैन के अंदर, या फिर आर जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर, तो आपके लिए यही आसानी होगी कि अच्छा यहाँ पे आउटकम अवेलेबल, बस मैंने यहाँ से नंबर पिक करने हैं और अपने उसमें एंटर कर देना है जो स्टेटिस्टिकल सॉफ्टवेयर, ठीक है। अच्छा जी, हाँ जी, हाँ, और हम पूछे क्या पूछना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, आई एम सॉरी, वो आपने पहले जो बोला था कि आउटकम्स को हम हाईलाइट कर लेते हैं इन ग्रीन, सो द कॉमन आउटकम जो है जो सारी स्टडीज में कॉमन है, डू वी इंक्लूड ओनली दैट आउटकम या हम बाकी आउटकम्स को भी लाइक ये जो हम हाईलाइट करेंगे ना, हम सिर्फ वही वाले आउटकम्स इंक्लूड करेंगे। अच्छा, आउटकम को इंक्लूड करने के लिए नंबर 1 वो एटलीस्ट 3 स्टडीज में, 3 या 3 से ज्यादा स्टडीज में प्रेजेंट हो, तभी हम उसका फॉरेस्ट प्लॉट बनाएंगे, उसके अलावा नहीं बनाएंगे। जैसे ये सिर्फ आप एक ही स्टडी में दिया या 2 स्टडीज में दिया, इसका फॉरेस्ट प्लॉट नहीं हम बनाएंगे, हम उनका बनाएंगे जो 3 या 3 से ज्यादा स्टडीज में दिया, ठीक है। और बाद में अब मैं ये कह रही थी कि अगर ये आपके पास 10 आउटकम्स और 10 आउटकम्स ही 3 या 3 से ज्यादा स्टडीज में प्रेजेंट है, तो इसका मतलब है
आपके ऊपर फिर डिपेंड करता है कि आप 10 के 10 आउटकम ही प्लॉट करना चाहते हो या फिर इनमें से जो आपको लगता है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले आउटकम है उनका ही फॉरेस्ट प्लॉट बनाना चाहते हैं। ठीक है मैम, तो जो हमने जो पीकॉट हमने वो किया था, एस्टैब्लिश किया था, तो आउटकम उसके बेसिस पे नहीं होगा? उसकी बेसिस पे भी होगा, लेकिन बाद में आपको पता लगता है कि अच्छा स्टडीज में और भी आउटकम अवेलेबल हैं आपके जो इनिशियली तो आपने जो 1-2 आर्टिकल्स पढ़े तो उसकी बेसिस पे आप सोच रहे होते हैं कि अच्छा ये वाला आउटकम हम एवेल्युएट करना चाहते हैं, तो तब आपके माइंड में सिर्फ 1-2 आउटकम होते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप पूरी स्टडीज अच्छी तरह से पढ़ लेते हो और आपको पता लगता है कि अच्छा और भी डेटा अवेलेबल है और भी साइंटिस्ट को डेटा चाहिए, तो फिर आपके माइंड में आता है कि अच्छा आप और भी मतलब शुरू में जो आप पी को डिफाइन करते हैं ना सिर्फ वही नहीं रहता, आप बाद में आउटकम और ऐड कर सकते हो उसके अंदर। बस आपकी पॉपुलेशन इंटरवेंशन कंट्रोल सेम रहना चाहिए, लेकिन आउटकम जो मैंने कहा था ना आपको, तो एटलीस्ट 1 आउटकम उन स्टडीज में प्रेजेंट होना चाहिए जो कि आप एवेल्युएट करना चाहते हो। ठीक है, थैंक यू मैम। ऑल्सो जो पीको वाला आउटकम होगा वो तो हर एक स्टडी में प्रेजेंट होना चाहिए, राइट? हाँ बिल्कुल, वो तो एटलीस्ट क्योंकि वो आपका रिक्वायर्ड आउटकम है तो वो यस मैम। एटलीस्ट 3 स्टडीज में प्रेजेंट जरूर होना चाहिए। ओके मैम, थैंक यू सो मच। हाँ जी, किसी और ने भी हैंड रेज किया अभी मैंने देखा। हेलो, कैन यू हियर मी? हाँ जी फैजान। मेरा क्वेश्चन था कि फॉर एग्जांपल अगर वी हैव 26 स्टडी A to Z, ठीक है, 26 स्टडीज है हमारे पास, एंड वी एक आउटकम जो है ABC में शेयर हो रहा है और दूसरा आउटकम XYZ और PQR में शेयर हो रहा है, सो इट्स इररेलेवेंट कि अगर 2 आउटकम्स मैं ले रहा हूँ और वो डिफरेंट 6 स्टडीज है और उनसे मैं ले रहा हूँ, एक 3 से और दूसरा 3 से। हाँ तो ऐसे कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अगर आपका वो सारी स्टडीज आपका पॉपुलेशन इंटरवेंशन कंट्रोल सेम है, लेकिन वो आउटकम जो है वो एक आउटकम 3 अलग स्टडीज में और दूसरा आउटकम 3 अलग स्टडीज में, तो बिल्कुल आप ऐसे कर सकते हो, ले सकते हो आप उनको। अच्छा, दूसरी चीज, वुड यू रिकमेंड के उस पे एक अलग मेटा पब्लिश करूं या एक में दोनों ऐड करूं? एक में ही आप कर सकते हो। अगर आपका पॉपुलेशन इंटरवेंशन कंट्रोल सेम है तो आप एक में ही सारा कुछ कर सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन आप 2 भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन बेहतर है अगर आपको ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हो ना तो आगे जर्नल को भी पसंद आता है कि अच्छा इन्होंने अच्छा काम किया हुआ और ज्यादा डेटा प्रोवाइड किया हुआ है, तो आपकी वही स्टडी इंपॉर्टेंट हो जाती है और अच्छे आराम से पब्लिश हो सकती है। थैंक यू। जी मोहम्मद, आपने भी कोई क्वेश्चन पूछना था? यस ओके जी पूछे। अलमदार, आपका कोई क्वेश्चन है? अगर है तो पूछ ले, फिर हम आगे चलते हैं। यस मैम, बस यही क्वेश्चन था कि मतलब क्या हमारे पास कोई भी जो वो होगा, लेट सपोज एक स्टडी जिसमें हम प्रोग्नोसिस को देख रहे हैं, तो हमारे पास फिर प्रोग्नोसिस ही हमारा आउटकम होगा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है मैम? बिल्कुल, कल मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि वो शागास डिजीज वाली है, तो उसमें अगर उसमें मैंने क्या एग्जांपल दी थी आपको कि हमारे पास कार्डियोवैस्कुलर के पेशेंट्स हैं, ठीक है, हार्ट फेलियर के पेशेंट्स हैं, और हम देख रहे हैं कि एक्सपोजर क्या था उनका, शागास डिजीज था, और कंट्रोल क्या था, नो शागास डिजीज, और आउटकम क्या एवेल्युएट कर रहे थे हम, एक ही आउटकम देख रहे थे कि स्ट्रोक क्या इनमें डेवलप होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ये रियल मेटा एनालिसिस की आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है, आप बिल्कुल कर सकते हो, तो वो आपका प्रोग्नोस्टिक मेटा एनालिसिस बेसिकली हो जाएगा। ठीक है, हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन? ओके जी, तो ये हमारा हो गया डेटा एक्सट्रैक्शन का काम। ठीक है, और ऑल द आउटकम 3 और मोर स्टडीज ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अच्छा जी, अब फिर हमने अब आउटकम अवेलेबिलिटी देख ली है। ठीक है, पहले हमने स्टडी कैरेक्टरिस्टिक्स का डेटा लिया है, फिर हमने आउटकम अवेलेबिलिटी देखी है। अब थर्ड नंबर पे क्या करना है, अब जो मेन काम जो हमारा असल में जिसको हम मेटा एनालिसिस कहते हैं वो है जी स्टेटिस्टिकल एनालिसिस। वो कैसे अब हमने करना है? ठीक है, वो हमने बनाना है जी फॉरेस्ट प्लॉट। अपना फॉरेस्ट प्लॉट कैसे बनाते हैं? अच्छा जी, ठीक है, ये मैंने आपको बातें बता दी हैं। अच्छा, अब ये रहे, ये आपको जो फॉरेस्ट प्लॉट नजर आ रहा है ये सिर्फ एक ही आउटकम एवेल्युएट करा है जो कि है जी कार्डियोवैस्कुलर मोर्टेलिटी और हॉस्पिटलाइजेशंस फॉर हार्ट फेलियर। ठीक है, और ये अब एक और मेटा एनालिसिस जो कि कार्डियोवैस्कुलर डेथ, ये सिर्फ अमंग ब्लैक पेशेंट्स में एवेल्युएट करा है कार्डियोवैस्कुलर डेथ और हार्ट फेलियर हॉस्पिटलाइजेशंस। ठीक है, तो ये जो पूरा फॉरेस्ट प्लॉट होता है ये सिर्फ एक आउटकम को देख रहा था, और ये वाला आउटकम जो है ये
इन सारी स्टडीज में प्रेजेंट था, इस वजह से हमने ये स्टडीज इंक्लूड किए हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसी तरह ये वाला आउटकम सिर्फ इन 3 स्टडीज में दिया था, इस वजह से हमने ये वाली 3 स्टडीज मेंशन की हुई है सिर्फ। अब फॉरेस्ट प्लॉट बनाना कैसे है? सबसे पहले अपने आउटकम्स अपने डिसाइड करने के कौन कौन सा आउटकम आप एवेल्युएट करना चाह रहे हो, वो आउटकम 3 या 3 से ज्यादा स्टडीज में प्रेजेंट है, ठीक है। फिर और अच्छा, आपने सारे आउटकम भी नहीं ले लेने, ऐसा आउटकम ले लेना जो कि क्लिनिकली रेलिवेंट हो, ठीक है। एक तो वो 3 या 3 से ज्यादा स्टडीज में प्रेजेंट हो, सेकेंडली वो क्लिनिकली रेलिवेंट होना चाहिए। जी क्वेश्चन पूछे हमारे। हमारा आपको क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। अस्सलाम वालेकुम मैम, एम आई ऑडिबल? जी जी मैम आपसे मैंने पूछना था कि ये जो फॉरेस्ट प्लॉट आप दिखा रही हैं, द रेलेवेंट स्टडी, इज इट डाइकोटमस और कंटिन्यूअस? ये आप दोनों बना सकते हो, आपके आउटकम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका आउटकम डाइकोटमस है, कॉन्टिन्यूअस है, और ये जो हैजर्ड रेशियो ये दोनों में नहीं आता, ये इनवर्स वेरिएट्स में चला जाता है, ठीक है। तो आप आउटकम पे डिपेंड करता है, हर आउटकम का फॉरेस्ट प्लॉट बन सकता है। ऑलराइट, ठीक है, वो भी अच्छा। तो आपने आउटकम चूज कर लें जो कि क्लिनिकली रेलेवेंट हो और 3 या 3 से ज्यादा स्टडीज में प्रेजेंट हो। अब क्लिनिकली रेलेवेंट कैसे आपको पता लगेगा? आपने आर्टिकल्स तो पढ़ लिए लेकिन आप उस फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो, तो आप अपने सीनियर से जाकर पूछ सकते हो कि सर हमें बता दें कि कौन सा आउटकम जो है क्लिनिकली रेलेवेंट है, ताकि हम उसको ही प्लॉट करें अपने मेटा एनालिसिस में। और फिर अच्छा, अब कभी ऐसे होता है कि आपके पास डेटा बहुत ही कम है, ठीक है, एक ऐसा आउटकम है जो कि सिर्फ 2 स्टडीज में प्रेजेंट है, 3 में नहीं है। आप ये कर तो सकते हो लेकिन उसकी स्टेटिस्टिकल जो इम्पैक्ट है ना वो इतना ज्यादा नहीं होगा, स्टेटिस्टिकल पावर इतनी ज्यादा नहीं होगी। तो बेहतर ये है कि आप वही आउटकम करो जो कि 3 या 3 से ज्यादा स्टडीज में हो। लेकिन 2 स्टडीज वाला अगर बहुत ही कोई इंपॉर्टेंट आउटकम है तब आप प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने इस सॉफ्टवेयर्स कौन कौन से हैं जो आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए यूज कर सकते हो? उसमें आता है जी, मैं आपको अभी रेवमेन का ही बताऊंगी, सबसे बेसिक यही है, ठीक है। और बाकी जो अभी आपके आगे जो लेक्चर्स होंगे वो आर सॉफ्टवेयर पे होंगे, ठीक है। तो आर और रेवमेन बेसिकली हम यूज करते हैं मेटा एनालिसिस के, लेकिन बाकी सारे सॉफ्टवेयर भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए होते हैं, लेकिन मेटा एनालिसिस के लिए हम आर या फिर रेवमेन यूज करते हैं, ठीक है। अब जो बातें मैं आपको बताऊंगी वो रेफमैन की बताऊंगी जो बेसिक है, ठीक है। आर आप नेक्स्ट लेक्चर्स में सीखोगे। अच्छा, सबसे पहले आपने मेजर ऑफ एसोसिएशन चूज कर लेना, जो कि अभी वो स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे। अगर तो आपका आउटकम बाइनरी है ना, उसका आंसर है येस या नो। जैसे मोर्टेलिटी का आउटकम है, डेथ का आउटकम है, उसमें डेथ होगी या नहीं होगी, येस या नो का आउटकम है। तो इसके लिए आप मेजर ऑफ एसोसिएशन कौन सा यूज करोगे? रिस्क रेशियो, ऑड्स रेशियो, हैजर्ड रेशियो, ठीक है। अब 4th और फाइनल ईयर वाले बच्चों को तो ये बातें पता होंगी ये क्या है, लेकिन अगर 2nd 3rd ईयर के जो बच्चे हैं उनको नहीं पता तो परेशान नहीं होना, आप ये इसको स्टडी कर लो, यूट्यूब पे वीडियोस दी होंगी, ठीक है। अभी क्लास का ऑब्जेक्टिव नहीं है ये, तो आप वहां से जाकर इसको पढ़ लोगे ये चीजें क्या है, ठीक है। वैसे आप 4th ईयर में इसको पढ़ोगे। और फिर जी कॉन्टिन्यूस आउटकम्स के लिए आप कौन सा मेजर ऑफ एसोसिएशन यूज करोगे? मीन डिफरेंस और वेटेड मीन डिफरेंस, ठीक है। तो ये डिफरेंट आउटकम्स हैं जो मेजर्स ऑफ एसोसिएशन है जो कि आप यूज कर सकते हो अपने आउटकम्स को एवेल्युएट करने के लिए। और रेफमेन में ये ऑप्शन दिया होता है कि आपने कौन सा मेजर ऑफ एसोसिएशन लगाना है वहां पे, ठीक है। अच्छा जी, अब ये लेट द नंबर शो यू द वे, इसका ये मतलब है कि स्टडीज कौन कौन से डेटा कौन सा आपने एवेल्युएट करना है, तो वो अच्छा इसका मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ वैसे कि 3 या 3 से ज्यादा स्टडीज वाला जो है वो वाला आउटकम आपने चूज करना है। अब आपने डेटा चूज कर लिया है और मैं ये अच्छा जी, अब आपके पास एक ऐसा आउटकम आ गया जिसमें आपको उसने कॉन्टिन्यूस आउटकम भी दिया हुआ है और जो है दूसरा वाला नंबर ऑफ इवेंट्स भी दिया हुआ है, मेजर ऑफ एसोसिएशन भी दिया हुआ है, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल ले लें हैजर्ड रेशियो का और मोर्टेलिटी का। इसका मैं एक एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे नहीं दिए मेरे पास। अच्छा जी, कभी कभी ऐसे होता है कि ये जो लेट द नंबर्स गाइड यू, ये इसका मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले आपके पास ऐसे होता है कि मोर्टेलिटी का आपको आउटकम दिया हुआ है, ठीक है। आपको एक स्टडी है उसने बताया है कि कितने ये वाले ड्रग यूज करने के बाद कितने पेशेंट्स की डेथ हुई और कितने पेशेंट्स की नहीं डेथ हुई, ठीक है। जैसे ज्यादातर कैंसर स्टडीज में दिया होता है, या तो आपको सिर्फ डेथ का बता सकते हैं, यस और नो का आंसर दे सकते हैं। तो वो आपके पास कौन सा आउटकम हो गया? बाइनरी आउटकम,
ठीक है। लेकिन उन्हीं स्टडीज ने आपको जो डेटा है वो हैजर्ड रेशियो की फॉर्म में भी दिया होता है। हैजर्ड रेशियो होता है वो टाइम भी साथ में इन्वॉल्व कर देता है कि पेशेंट कितनी ये ड्रग यूज करने के कितनी देर बाद उसकी जाकर डेथ हुई। तो जब उस वाले आउटकम में डेथ भी और टाइम भी साथ में इन्वॉल्व हो जाता है ना, तो वो फिर मेजर ऑफ एसोसिएशन हम कौन सा यूज कर सकते हैं, हैजर्ड रेशियो का मेजर ऑफ एसोसिएशन यूज करता है। ठीक है, ये थोड़ी एडवांस बात है, अगर नहीं समझ आई तो परेशान नहीं होना, आप इसको बाद में अगर कोई हमारी सीरीज में तो आप वो ज्वाइन कर लें जो कि डिटेल वाली होती है, नहीं तो आप यूट्यूब पे जाके इसको देख सकते हैं कि क्या इस बात का मतलब। ठीक है, तो दो किस्म के डेटा होता है, एक बाइनरी आउटकम और साथ में हैजर्ड रेशियो दिया होता है। तो जो आपके पास ज्यादा स्टडीज ने जिस फॉर्म में दिया, मतलब अगर ज्यादा स्टडीज ने आपके पास हैजर्ड रेशियो दिया हुआ है तो आप वो वाला डेटा कलेक्ट करोगे, और अगर किसी स्टडीज ने ज्यादा आपको बाइनरी आउटकम यानी कि सिर्फ यस और नो में आंसर दिया हुआ है मोर्टेलिटी का, तो आप वो वाला डेटा कलेक्ट करोगे। ठीक है, इसका सिंपल यही आंसर है। अच्छा जी, अब डेटा आपने कैसे कलेक्ट करना है, सबसे पहले नंबर ऑफ इवेंट्स। अब ये मैंने एक फॉरेस्ट प्लॉट बनाया हुआ है जिसमें मैंने लो मोलेकुलर वेट और एस्पिरिन को कंपेयर किया हुआ है, और साथ में किसमें कंपेयर किया है, डीबीटी का आउटकम देखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास ये 4 स्टडीज है, एंडरसन, टू, जैंग और जू। ठीक है, अब ये लो मोलेकुलर वेट हेपरिन है, इसमें 1 आउट ऑफ टोटल 400 पेशेंट में से 1 पेशेंट में ये वाला इवेंट जो है वो अकर हुआ। ठीक है, इसी तरह एस्पिरिन ग्रुप में जो कि कंट्रोल ग्रुप है उसमें 385 में से 5 पेशेंट्स को ये हुआ। तो ये वाला बाइनरी आउटकम है। ठीक है, नंबर ऑफ आउटकम्स बस हमने बताया कि कितने जो है इवेंट्स अकर हुए, और इसी तरह हमने सारी स्टडीज का डेटा एंटर कर देना है। ये सिर्फ हमने ये वाला डेटा एंटर करना है। ठीक है, नंबर ऑफ इवेंट्स और टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स, ये वेटेज जो है ये रेवमैन खुद कैलकुलेट कर लेगा। ठीक है, अब वेट क्या होता है, ये जो वेट है ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ इवेंट्स के ऊपर और जो टोटल पार्टिसिपेंट्स है उसके ऊपर ये रेवमैन जो है वेट कैलकुलेट करता है स्टडीज का। ठीक है, और फिर हमने यहाँ पे मेजर ऑफ एसोसिएशन हमने चूज किया है कौन सा, रिस्क रेशियो चूज किया। ठीक है, और बाद में ये जो फिक्स लिखा हुआ है ये मॉडल है कि कैसे कैलकुलेट करता है। फिक्स्ड एक होता है फिक्स्ड मॉडल, एक होता है रैंडम इफेक्ट्स मॉडल। यहाँ पे तो फिक्स्ड इफेक्ट चूज किया हुआ, लेकिन आपने नॉर्मली आप ज्यादातर रैंडम इफेक्ट्स मॉडल ही चूज करते हो। रैंडम इफेक्ट मॉडल और फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल का क्या मतलब है, रैंडम इफेक्ट मॉडल कहते हैं कि जो स्टडीज हैं वो इतनी ज्यादा सिमिलर नहीं है, उसमें थोड़े से चेंजेस हैं। वो चेंजेस क्यों है, क्योंकि वो स्टडीज डिफरेंट जगह पे कंडक्ट हुई होती है, इस वजह से हर स्टडी वो बिल्कुल सेम टू सेम नहीं हो सकती, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, उनके पेशेंट चेंज होते हैं, स्टडी की सेटिंग चेंज होती है, उनके जो जैसे उन्होंने कंडक्ट किया वो चेंज होता है। ठीक है, तो इस वजह से हम यहाँ पे रैंडम इफेक्ट्स मॉडल यूज करते हैं। ठीक है, और फिर जब हम ये सारे प्लॉट कर देते हैं तो फिर हमारे पास रेफमैन ये हमें फॉरेस्ट प्लॉट बना के दे देता है। ठीक है, और यहाँ पे पी वैल्यू हमें बताती है, पी वैल्यू होती है जी सिग्निफिकेंट पी वैल्यू होती है 0.05 से कम। ठीक है, तो ये 0.01 है, इसका मतलब ये सिग्निफिकेंट रिजल्ट है। और हेट्रोजेनिटी का मतलब ये है कि स्टडी के रिजल्ट्स में कितना डिफरेंस है। अब यहाँ पे जो है ये इनके कॉन्फिडेंस लेवल, ये इनका इंडिविजुअल वेट है। ठीक है, और ये जो लाइन है ये कॉन्फिडेंस इंटरवल्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस इंटरवल्स जो है वो आपस में ओवरलैप कर, इस वजह से यहाँ पे जो हेट्रोजेनिटी है आई स्क्वायर जो है हेट्रोजेनिटी यानी कि स्टडीज के रिजल्ट्स में कितना डिफरेंस है उसको रिप्रेजेंट करे। यहाँ पे 0% है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राफ के अंदर भी कि ये सारे जो कॉन्फिडेंस इंटरवल्स हैं ये आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे नंबर ऑफ इवेंट्स। अब नंबर ऑफ इवेंट्स हमने कैसे सिलेक्ट किए हैं, अब ये मेरे पास इंडिविजुअल स्टडी थी जो कि है मेरे पास जू आई गेस, यहाँ पे दिया नहीं मुझे, तो यहाँ पे इन्होंने 3 ग्रुप्स दिए, लेकिन मुझे सिर्फ 2 ग्रुप्स का डेटा चाहिए, एस्पिरिन ग्रुप का और लो मोलेकुलर वेट हेपरिन का। तो यहाँ पे 14 नंबर है और यहाँ पे 18 नंबर। तो यहाँ पे मैंने कहाँ पे एंटर किया, ये वाली स्टडी है 14 और 18, ये जू वाली स्टडी 14 लो मोलेकुलर वेट हेपरिन और एस्पिरिन 18। तो यहाँ से मैंने डेटा स्टडी में से टेबल में से पिक किया है और वहां पे मैंने रेवमैन के अंदर एंटर कर दिया अपना डेटा। ठीक है, और मेजर ऑफ ये तो हो गया नंबर ऑफ इवेंट्स का। अब मेजर ऑफ एसोसिएशन अगर आपको दिए हो तो वो कैसे आपने सिलेक्ट करना जी, क्वेश्चन पूछा हमने। मैम आपसे पूछना था ये 14 एंड 18 के नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं या परसेंटेज है? नहीं, नंबर ऑफ इवेंट्स हैं, यानी कि नंबर ऑफ इवेंट्स टोटल जो है नंबर ऑफ पेशेंट्स है, यानी कि इस स्टडी में लो मोलेकुलर वेट हेपरिन में 112 पेशेंट्स थे और एस्पिरिन में 110 पेशेंट्स थे। ठीक है, और ये नंबर ऑफ इवेंट्स के कितने पेशेंट्स को डीवीटी हुआ। ठीक है, ये वाली ड्रग यूज करने के बाद कितने पेशेंट्स को डीवीटी हुआ, तो वो वाला नंबर दिया हुआ है। ओके मैम, लेट्स सपोज के अगर ये नंबर्स ना दिए होते, इनकी जगह परसेंटेजेस दी होती, आपके पास टोटल होते और इवेंट्स में परसेंटेजेस होती, तो आप यहाँ पे ये नंबर्स को कैसे कैलकुलेट करती? आप उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, डिवाइड करके नंबर निकाल लेते हैं। ठीक है, सिंपल वो मेथड से। हाँ, वैसे उन्होंने नंबर ही दिया होता ज्यादा स्टडीज ने, और दूसरी बात उन्होंने वो जो आगे मैं बताने लगी मेजर ऑफ एसोसिएशन दिया होता। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। यू वेलकम।
अच्छा जी, फिर किसी स्टडीज में ये तो हो गया नंबर ऑफ इवेंट्स, लेकिन कुछ ऐसे आउटकम होते हैं जो कि उन्होंने मेजर ऑफ एसोसिएशन दिया था, जैसे कि हैजर्ड रेशियो। ठीक है, हैजर्ड रेशियो मैंने आपको बताया कि मोर्टेलिटी का आउटकम है, लेकिन बीच में टाइम का कंपोनेंट भी उसके फॉर्मूला के अंदर आ जाता है, इस वजह से फिर वो हम उसका हैजर्ड रेशियो में कंसिडर करते हैं। अब यहाँ पे स्टडीज, ये एक स्टडी है जो कि डेपाग्लिफ्लोजिन और प्लेसिबो को कंपेयर कर रही है। अब यहाँ पे उन्होंने कार्डियोवैस्कुलर डेथ या हार्ट फेलियर हॉस्पिटलाइजेशन है। अब देखें यहाँ पे उन्होंने नंबर भी मेंशन किया हुआ है कि 382 पेशेंट्स, ठीक है, और यहाँ पे 495 पेशेंट्स का नंबर मेंशन किया, लेकिन यहाँ पे उन्होंने साथ में हैजर्ड रेशियो भी दिया हुआ है, यानी कि 382 पेशेंट्स आउट ऑफ 2373 पेशेंट्स एंड 495 पेशेंट्स आउट ऑफ 2371 पेशेंट्स। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने नंबर ऑफ इवेंट्स दिए हैं, लेकिन साथ में उन्होंने हैजर्ड रेशियो भी दिया हुआ है। हैजर्ड रेशियो की वैल्यू थी 0.75 और उसका कॉन्फिडेंस इंटरवल यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 0.65 टू 0.85। तो अब मेरी मर्जी है कि मैं ये वाला इस आउटकम एक्सट्रैक्ट करना चाहती हूँ, उसका फर्स्ट प्लॉट बनाना चाहती हूँ, या फिर हैजर्ड रेशियो का बनाना चाहती हूँ। तो ये ज्यादातर इस चीज पर डिपेंड करता है कि मोस्ट ऑफ दी स्टडीज जो आप अपने मेटा एनालिसिस में इंक्लूड कर रहे हो उन्होंने किस फॉर्म में दिया हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अब हैजर्ड रेशियो का नंबर ले लूंगी और अपने फर्स्ट प्लॉट के अंदर पुट कर दूंगी यहाँ पे। ठीक है, ये आई गेस मेरे पास कौन सी स्टडी है, 0.75 वाला, ये वाला नंबर है। ठीक है, यहाँ पे स्कोर वाला आई गेस। ठीक है, तो ये वाला मैंने यहाँ पे एंटर कर दी, सारी स्टडीज के मैंने नंबर एंटर कर दिया और फिर मेरे पास फर्स्ट प्लॉट बन के आ गया। और यहाँ पे भी मेरे पास हेटेरोजेनिटी 0 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने जो कॉन्फिडेंस इंटरवल्स हैं वो ओवरलैप कर रहे हैं, यानी कि स्टडीज में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये सारे आरसीटीज है बेसिकली, तो आरसीटीज क्योंकि अच्छी क्वालिटी की स्टडीज होती हैं तो इस वजह से भी ऐसे हो सकता है, लेकिन हर आरसीटी में ऐसे नहीं होता। जी शाहज़ैब। मैम हम सिर्फ हैजर्ड रेशो से कर सकते हैं, फॉरेस्ट प्लॉट बना सकते हैं जी विदाउट बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। ये मैं यही आपको बता दूं कि हैजर्ड रेशियो सिर्फ मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ पेशेंट्स और वो इवेंट्स नहीं लिखे, यहाँ पे मैंने सिर्फ हैजर्ड रेशियो की वैल्यूज पुट की। एंड अदर वे अराउंड हम सिर्फ वेटेड से कर सकते हैं। नहीं, वेटेज तो हमने नहीं करनी थी, वेटेज जो है वो रेवमैन खुद कैलकुलेट करता है। हमने या तो नंबर ऑफ इवेंट्स, जैसे मैंने पिछले वाले इसमें बताया, या तो नंबर ऑफ इवेंट्स इनपुट करने होते हैं, या फिर हमने मेजर ऑफ एसोसिएशन जो कि ज्यादातर हैजर्ड रेशियो ही होता है, ठीक है, तो वो इनपुट करना होता है, या फिर मीन जो कॉन्टिन्यूस आउटकम उसके लिए मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। जी एक दूसरे क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी जी मैम ये हैजर्ड रेशियो कैसे इनपुट करते हैं रेवमैन में? मतलब मैंने अभी तक रेवमैन के अंदर ये हैजर्ड रेशियो वाली ऑप्शन नहीं देखी। आपने जब शुरू में आउटकम्स का आता है ना, तो आपने उसमें जाके फिर इनवर्स वेरिएंस पे क्लिक करना है, जेनेरिक इनवर्स वेरिएंस वाला ऑप्शन दिया होगा वहां पे, उस पे क्लिक करना है, तो वहां पे हैजर्ड रेशियो का ऑप्शन होगा आगे। ओके ओके मैम, ये वो जहाँ पे मेंटल हेल्थमैन वगैरह लिखा होता है उसके नीचे इनवर्स हाँ उसके वेरिएंस नीचे जहाँ पे आप ऑड्स रेशियो और रिस्क रेशियो सिलेक्ट करते हो ना, वहीं पे इनवर्स वेरिएंस का ऑप्शन होगा, वहां पे आप सिलेक्ट कर सकते हो उसे। ठीक हो, थैंक यू मैम। अच्छा जी, तो ये हो गया हमारा जी मेजर ऑफ एसोसिएशन। उसके बाद व्हाट टू चूज डिपेंड्स ऑन द आउटकम अवेलेबिलिटी, ये भी मैंने आपको बता दिया। और आपने कहाँ पे इसको सर्च करना, अपने नंबर्स कहाँ से, या कोई आउटकम है आप चाह रहे हो कि वो वाला आउटकम आप प्लॉट करना चाह रहे हो, तो आपने हर जगह देखना है उसे। टेक्स्ट में देखना है, टेबल्स में देखना है, फिगर्स में देखना है, सप्लीमेंट्री मटेरियल में, हर जगह आपने देखना है कि वो आउटकम कहाँ पे दिया हुआ है, और उसकी वैल्यूज लेके अपने फॉरेस्ट प्लॉट में आपने इनपुट कर देनी है। अच्छा जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी और स्टूडेंट का? उसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो करते हैं। अभी जो फॉरेस्ट प्लॉट है हमारे पास, इसमें वो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो जरा काइंडली आप अगर उसका ओवरव्यू एक दे दे, एक समरी से एक बार फिर उसकी दे दे काइंडली। क्या समझ चाहिए आपको, मतलब मुझे पर्टिकुलर होके थोड़ा सा? मतलब मैम उसमें वो है कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो चीज, और किस तरह मतलब आप ये थोड़ा सा जो कौन सी ईयर में हो आप? मैं मैम फोर्थ ईयर में। अच्छा, अभी आपका मुझे लगता है स्टार्ट हुआ, अभी आपने पढ़ा नहीं है। अच्छा, कॉन्फिडेंस इंटरवल ना, ये आप अभी इसकी इतनी परेशानी ना लो, क्योंकि बातें ना थोड़ी ज्यादा आगे, ज्यादा मुझे लंबा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, मेरे पास टाइम आज थोड़ा है। तो आप इसको ऐसे करो, गूगल पे सर्च कर लेना कि कॉन्फिडेंस इंटरवल, पी वैल्यू, हैजर्ड रेशियो, ऑड्स रेशियो, सब कुछ क्या होता है। ठीक है, मुझे पता है कि सेकंड और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मुश्किल हो जाता है, तो आप इसको गूगल पे सर्च कर लेना या यूट्यूब पे कर लेना। ठीक है,
अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, अगर हेटेरोजेनिटी में